1947 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 1947 के और 50 के बीच में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब क्या हो रहा था, अब हम उसकी कहानी की तरफ चलेंगे। 1947 से पहले ये बेसिकली ये वाला जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो एक कानून है, कानून लेके आए थे अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई थी इस कानून को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस कानून को लेके आई थी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के नाम पे। सबसे पहले जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कानून आया था वो आया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के नाम पे। 1915 के नाम पे आया। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के टाइम पे सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून यहाँ आया था। ये कानून इस टाइम पे क्यों आया, अगर थोड़ा सा रैशनैलिटी से सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ब्रिटेन ऑलरेडी जो है, जर्मनी हो गया या आपका ओटोमन एम्पायर हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, इस फ्रंट पे ऑलरेडी वो अपनी सेना बिछा के बैठा हुआ था। ऑलरेडी यूरोप के अंदर एक क्राइसिस का माहौल था, चाहे वो सिविल क्राइसिस हो, सिविल वॉर क्राइसिस हो, चाहे वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इन सब मैटर में ब्रिटेन पहले से उलझा हुआ था और काफ़ी दबाव में था। और ऐसे में अगर इंडिया उनके हाथ से निकल जाता, क्योंकि अक्सर होता है कि जब आपके किसी एक फ्रंट पे लड़ाई हो रही होती है तो दूसरे पे भी शुरू हो जाती है, तो उनको इस बात का डर लग रहा था कि कहीं यूरोप में जो हमारी टेरिटरी के लिए जो लड़ाई चल रही है, कहीं उस टेरिटरी के चक्कर में या वहाँ की टेरिटरी को बचाते बचाते यहाँ की इंडिया की टेरिटरी हमारे हाथ से ना निकल जाए, भारत हमारे हाथ से ना निकल जाए। और भारत जो था वो ब्रिटेन के लिए क्या था, इकोनॉमिक बैकबोन था, ठीक है। उसकी पूरी की पूरी ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो चली किसकी वजह से, इंडिया की वजह से चल रही थी। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट भी था उनके फिनिश गुड्स का। तो इस चक्कर में भारत को कंट्रोल करने के लिए, भारत के अंदर किसी भी तरह के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हाल ही में अभी 1905 से लेकर 7 के बीच में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत देखे गए। 1908 के अंदर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का केस हुआ और इनके जो किंग जॉर्ज थे उनको उन पे अटैक हुआ था, बट वो बच गए, उनकी जगह पे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। हालांकि खुदीराम बोस ने तो प्रफुल्ल चाकी ने शायद अपने आप को खुद गोली मार ली थी और खुदीराम बोस ने इस चक्कर में अपने आप को अरेस्ट करवा दिया कि हमारी गलती थी, हम मारना किसी और को चाहते थे, गलती से एक महिला को लग गया, ठीक है। हमारा कोई उद्देश्य उनको मारना नहीं था, हमारा उद्देश्य जो था वो उसी पर्सन का था जिसने पार्टीशन किया बंगाल का एंड ऑल, तो ये मकसद था। तो इस तरह के रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में भी बहुत बढ़ चुके थे इस टाइम पे। और इसको रोकने के लिए जो है कि भाई ऐसे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को मौका और ना मिल जाए इस वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया के अंदर, तो इंडिया को जो है, इंडिया को डिफेंड करने के नाम पे, इंडिया को सुरक्षा देने के नाम पे, इंडिया को सुरक्षित करने के नाम पे इन्होंने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। और बेसिकली ये एक्ट सुरक्षा देने के लिए नहीं था, दरअसल ये था कि भविष्य में होने वाले किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए इस एक्ट को इंडिया में लाया गया था कि यहाँ के लोग रिवॉल्यूशन न कर दे, कोई क्रांति न कर दे, कहीं हम वहाँ लड़ तो रहे हैं, वहाँ तो संभालना ही पड़ रहा है, यहाँ भी संभालना पड़ जाए भारत में। और इन्होंने इसके अंदर ये कानून लेकर आए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जिसके अंदर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई कहीं पे भी अगर कोई पर्सन जो है वो सरकार के खिलाफ अगर कुछ लिखता हुआ मिल जाए, सरकार के खिलाफ कुछ बोलता हुआ मिल जाए, या लगे कि वो जो है किसी एक वर्ग को, किसी एक समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि वो क्राइम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो सकती है। इसी वजह से उस क्राइम को रोकने के लिए, उस क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए हम पहले से ही क्या करेंगे, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत क्या कर लेंगे, डिटेंड कर लेंगे, उसे अपने पास कारावास में ले लेंगे। ये था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। कहानी यहाँ से शुरू होती है। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस कानून का इस्तेमाल करके 1915 से लेकर और 18 तक इतने लोगों को अरेस्ट किया और इतनी बुरी हालात में रखा। ये तो फिर भी नॉर्मल, अभी वाला तो नॉर्मल है,
लेकिन उस टाइम पे तो बिल्कुल एबनॉर्मल था। ना अपील कर सकते हैं आप, ना वकील कर सकते हैं आप, और ना दलील कर सकते हैं आप। तो ना अपील, ना वकील, ना दलील, इस तरह के हालात जो है बना दिए गए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ गया, लोगों को पता ही नहीं है कि उसको उठाकर किस काल कोठरी में डाला गया है। इतनी बुरी हालत कर दी इन लोगों ने, इंडिया के लोगों को। इसी वजह से तो इतने परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए कि 1919 के अंदर जब ये खुला, उसके बाद जब इसका प्रकोप थोड़ा कम हुआ, उसके बाद देखेंगे आप नॉन कोऑपरेशन में एक बड़ी भीड़ जो है उमड़ के आती है। क्यों? इसी वजह से इतना परेशान हो गए। ये भी एक रीज़न था, मैं ये नहीं कह रहा यही रीज़न था, ये भी एक रीज़न था। और खूब परेशान किया इन्होंने देश के लोगों को। और उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट आया, उसने अलग इस कानून का प्रभाव उन्होंने ख़त्म कर दिया वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। लेकिन फिर उसकी जगह रॉलेट एक्ट ले आए, और रॉलेट एक्ट के अंदर तो और उसमें भी कह दिया कि ना वकील, ना अपील, ना दलील, और 2 साल के लिए आपको डाल दिया जाएगा अंदर। और आपको कोई वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई लॉयर नहीं दिया जाएगा आपको, कोई मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, नज़रबंद कर दिया जाएगा आपको 2 साल के लिए, पता ही नहीं चलेगा आप कहाँ जाओगे। इसी की वजह से भारत के सारे जो लोग थे वो फिर खड़े हो गए कि भैया प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट अभी तुम्हारा ख़त्म हुआ ही नहीं, कि इतने में तुम फिर अब रॉलेट एक्ट लेके आ गए। खूब परेशान किया अंग्रेजों ने, खूब बड़ा इस्तेमाल किया इसका। एक भी शब्द अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता हुआ मिल जाए, उठा लो। बाल गंगाधर तिलक लैम्पलाइट में आए इसी की वजह से थे। उनको रातों रात ही वो स्टार बन गए थे, ऐसा कहते हैं। मतलब वो अलग बात है कि मैं भी उनकी तरह, मतलब थॉमस एल्वा एडिसन की तरह कहूँगा कि वो रात कितनी लंबी थी ये सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि रात में एक मसला हुआ, उस मसला के बाद जो है पूरे देश में इनका मसाला जो है फैल गया। बट तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे जो है पहले ही शुरुआत हुआ, फिर रॉलेट एक्ट से इसे रिप्लेस किया गया। और उसके बाद देखेंगे कि काफ़ी लंबे समय तक जो है गैप बना रहा। उसके बाद 1939 में फिर से जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट फिर शुरू हो गया। दूसरी बार फिर ले आए ये लोग 1940 के अंदर। अब की बार क्यों लेके आए फिर आपको पता चल गया होगा, बिकॉज 1939 से लेकर 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया। पिछले वाले हमारे लीडर्स को पकड़ा गया था, उनको डाला गया था जेल में। इस बार वाला के अंदर जो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं सबको डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 के नाम पे इन्होंने सबको उठा के डाला है इसके अंदर। आप एक बार डेट कंफर्म कर लेना, 1939 है या 1940 है, बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर रहेगा। और सेम चीज़ें जो पहले हुई वो इस बार भी हुई, और खूब लोगों को जो है इसके अंदर डाला गया, खूब लोगों को परेशान किया गया और हालत ख़राब कर दी यहाँ पे इंडिया के लोगों की। इस बार तो और ज़्यादा, लेकिन जितना दबाने की कोशिश अंग्रेज़ों ने की उतना ज़्यादा भारत के लोग खुलकर सामने आए। लेकिन ये एक हकीकत है कि इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। सरदार पटेल, नेहरू, गांधी, अंबेडकर को तो खैर नहीं, लेकिन कृपलानी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, काफ़ी सारे लोग। जयप्रकाश नारायण तो शायद मेरे से वो पता नहीं कौन सा था यार, मैं नाम थोड़ा भूल गया। झारखंड के अंदर एक जगह है, कोई गंज है, भूल गया, कोई नहीं, चलो वहाँ से भाग गए थे वो। तो काफ़ी मतलब कि लोगों को जो है इसमें जो है डिटेंड किया गया था, और बहुत से लोगों को जो है परेशान किया गया इस एक्ट के तहत, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940। और बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका नाम उतना हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन उनको भी जेल में डाला गया इसी के तहत। उन्होंने कोई बात लिखी, कुछ लिखा, काफ़ी मसले हुए, हद तो इन्होंने पार कर दी। आपका जब आप देखेंगे आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर इन्होंने हद पार कर दी इसी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम पे। जब देखा कि भाई मामला संभल ही नहीं रहा, तो ऑन द स्पॉट गोली मारने का फैसला दे दिया इन्होंने। आप देखेंगे बिहार के अंदर एक इंसिडेंट जो देखेंगे आप, जहाँ पर 7 लोग थे, और 7 लोगों में मतलब 7 लोग झंडा फहराने के लिए निकल रहे थे उस दिन। पटना के अंदर शायद मेरे हिसाब से कोई मुख्यालय था या कुछ था, उसमें झंडा फहराने जा रहे थे ये लोग। और झंडा फहराने जा रहे तो 7 लोग, उन्होंने पहले कह दिया कि आप आगे मत बढ़ो। इन्होंने कहा कि चाहे कुछ हो जाए हम रुकेंगे नहीं, हम चलते रहेंगे, कदम रुकने नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या कर दिया, ऑन द स्पॉट गोली मारना स्टार्ट कर दिया। और 7 लोग गोली मार रहे हैं, पहले को गोली मारा,
दूसरे के हाथ, जैसे ही उसको गोली मारा वो नीचे गिरने लग गया तो झंडा उसने दूसरे को पकड़ा दिया, फिर दूसरे को गोली मारा तो तीसरे को पकड़ा दिया, चौथे को, ऐसे करके 7वें तक चलता रहा, लेकिन झंडा इन्होंने नीचे गिरने नहीं दिया, भले अपनी जान लुटा दी। तो इस हद तक ये लोग आ गए। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ने जो है कितना अत्याचार किया भारत के लोगों के ऊपर। ये बात देश के पहले गृह मंत्री, देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो बहुत बेहतर तरीके से पता थी, किसी और को पता हो या ना हो, लेकिन इनको बहुत बेहतर तरीके से बात पता थी क्योंकि इन्होंने बहुत करीब से देखा था कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने इस एक्ट का, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 का दुरुपयोग किया, कैसे इसका जो है इस्तेमाल जो है वो प्रशासन और शासन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जगह पे, बल्कि जो इंडियंस थे जो अपनी आवाज़ और अपना हक मांग रहे थे उनको दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो इसीलिए सरदार पटेल इस बात को लेकर बहुत क्लियर थे कि भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हम इस प्रोविज़न को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लेंगे, हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के इस कॉन्सेप्ट को जो है इंडिया में नहीं लेंगे। इसकी वजह से हमने बहुत अत्याचार देखा है और हम नहीं चाहते कि भविष्य में हमारी एक ऐसी सरकार बने, हमारा एक ऐसा देश बने जिसमें इस तरह के कानून से जो है सरकार लोगों के हकों का दमन करती हो। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी कानून जो है आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, आज़ाद भारत के अंदर जो है मौजूद रहे। अब सरदार पटेल थोड़े से क्या थे कि जिद्दी किस्म के इंसान थे, लेकिन समझदार बहुत थे सॉरी, किसान थे, बीज को देख के बता देते थे कि ये बीज कितनी फसल देगा और कैसी फसल देगा। तो हर चीज़ को ठोक परख के देखने की सरदार पटेल की एक नज़र था, लेकिन कानून के तरीके से, पार्लियामेंट्री सिस्टम के तरीके से चीज़ों को देखने का नज़र दूसरी तरफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अलग था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि सरदार जी मान जाइए, इसको आप रखिए, इसको रखिए। प्रशासन के अंदर कभी कभी हमें जो है बल का प्रयोग भी करना पड़ता है, कुछ ऐसी परिस्थितियों के अंदर जहाँ पे लगे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रायोरिटी ज़रूरी है। देश में यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर लगता है कि कुछ वर्ग जो है अपने मांग के नाम पर अगर जो है देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को खतरे में डाल रहे हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें, आप जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल करें और उस दमनकारी नीति जो प्रोटेस्टर्स की तरफ से जो लाई जा रही है उसको रोकने के लिए सरकार को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। भाई हनुमान जी इतने ताकतवर हैं, इतने ताकतवर हैं कि सुबह सुबह भूख लगी तो खाने को कुछ नहीं मिला तो ब्रेकफास्ट में सूरज को ही निकल गए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठकर जो है, जो अपने ध्यान में रहते हैं, उनको लगता है कोई ध्यान खराब कर रहा है तो तीसरी आंख खोलकर जो है उसको भस्म कर देते हैं, इतनी ताकत है। माँ शेरावली जो है वो तो अपरंपार है, उनमें इतनी शक्तियाँ हैं। विष्णु और श्री कृष्ण तो जगत के अंदर प्रिजर्वर के तौर पे माने जाते हैं। जब जब कोई संकट आता है, कोई अधर्म का काम आता है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए आ जाते हैं पृथ्वी पे। लेकिन आप इन सब में देखो, सबके पास जो है फिर भी हथियार क्यों है? हनुमान जी के पास गदा क्यों है? शंकर जी के पास त्रिशूल क्यों है? माँ दुर्गा के पास तलवार क्यों है? श्री कृष्ण और विष्णु के पास जो है चक्र क्यों है? सुदर्शन चक्र क्यों है? क्योंकि ये सारे भगवानों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है, कि भाई बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बातों की भाषा नहीं समझते, लातों की भाषा समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग देश की एकता, अखंडता, प्रभुता से उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन का ये कानून आवश्यक है सरकार। तो ये पक्ष रखा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, नहीं सरदार पटेल फिर भी इसके फेवर में नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं,
ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा काम आपको समझाना था, आपका काम फिर होम मिनिस्ट्री तो आपको ही संभालनी है, आप संभालो पटेल साहब। और फिर सरदार पटेल निकले संभालने के लिए होम मिनिस्ट्री को। 1947 में सबसे पहले इंडिया का पार्टीशन हो गया, तो एक तरफ पंजाब और एक तरफ बंगाल, एक फ्रंट को संभालना हो तो कोई बात ही हो, दो फ्रंट, दोनों फ्रंट को संभालना है। और ये लोग इतने तेज हैं, क्योंकि हर कानून के अंदर कानून लॉ है तो लॉ पुल भी है, ये इतने हैं कि प्यूनिटिव डिटेंशन के माध्यम से ये लोग बड़ी आसानी से कोर्ट के अंदर घुसते भी और निकल के बड़ी आसानी से चकमा देकर जो है, कैसे हुतुतु खेल कर और कबड्डी खेल कर कैसे ये कोर्ट से ही, लॉ से ही, सिस्टम से खेल कर जो है और अपने आप को बाहर निकाल लाते थे। आपने इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, असेंबली दिया, एसोसिएशन दिया, ये आपके ही दिए हुए फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपनी गतिविधियों को चला रहे थे। बड़ा आसान था जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे थे उनके लिए। तो पंजाब एक तरफ संभालना, एक तरफ बंगाल संभालना, प्लस हैदराबाद के अंदर जो है, हैदराबाद के निज़ाम जो है भारत में आने के लिए तैयार ही नहीं है, उस्मान अली। और वहाँ के जो रजाकार हैं उन्होंने कह रखा है, खुले तौर पे ऐलान कर रखा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो एक युद्ध तो भारत सरकार को भी लड़ना है वहाँ से, और दूसरी तरफ उस युद्ध को शांत करवाने के लिए दूसरा पक्ष है कम्युनिस्ट का, और कम्युनिस्ट वाले जो है उसी रजाकारों को, हैदराबाद को जो है वहाँ से निकालने के लिए या उनसे जो है वो छीन कर और किसान वर्ग में जो लोग हैं उनको देने के लिए जो है उनको उकसा रहे हैं या उनको मनोबल दे रहे हैं। और वो किसान वर्ग जो है इनके माध्यम से जो है क्राइम के रास्ते या यूँ कह लें कि हिंसा के रास्ते के माध्यम से जो है अपना हक मांगने की कोशिश में है। तो सरकार तो हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकती ना, तो सरकार को वहाँ भी रोकना है। प्लस इसके अलावा भी कहते हैं कि 565 से ज़्यादा रियासतें थी जिनको जोड़ने का काम सरदार पटेल के कंधों पे था। और ऐसे में प्रिवेंटिव डिटेंशन के बिना चलना कितना मुश्किल है, सरदार पटेल को धीरे धीरे एहसास होने लगा। तो फाइनली सरदार पटेल डिसाइडेड एंड सेड कि मैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून के लिए भारत में तैयार हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि मैं इस कानून को अपने देश के अंदर जो है इसलिए नहीं चाहता कि कोई हक की लड़ाई अगर हक की आवाज़ उठा रहा हो तो उसको दबाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूं। किसी भी इंसान को अगर बर्बाद करना है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दो आप। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो ये लॉ है कहाँ तक पहुँचता है? देशद्रोह तक पहुँचता है। आप किसी पे देशद्रोह का मुकदमा लगा दो, किसी को बस इस तरह से दिखा दो कि एंटी नेशनल है। आज के डेट में तो बड़ा चल रहा है, आपने जरा सी भी सरकार की आलोचना कर दी, अगर सरकार की नीतियों की आलोचना कर दी, तो उस सरकार और नीतियों की आलोचना जो है वो कब राष्ट्र और देश के आलोचना के समान आपको दिखा दिया जाएगा, चाहे वो मीडिया के माध्यम से या स्पोक्स पर्सन के माध्यम से या प्रवक्ताओं के माध्यम से, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए नहीं लाया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून। भारत इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी एक इंसान के नारेबाजी से जो है हिंदुस्तान टूट जाए। भारत इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी इंसान का हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद कह देने से टूट जाए। हालांकि कहना नहीं है, ठीक है, अब भाई क्यों कहना है? आप रहते भारत में, खाते भारत में, भारत से कमाते, भारत में अपना जीवन व्यतीत करते, आप जिंदाबाद भारत की कीजिए। कहना नहीं है, इस कल्चर को प्रमोट नहीं करना है, लेकिन इस तरह की मानसिकता बना देना कि अगर वंदे मातरम नहीं बोला जा रहा तो कोई इंसान जो है एंटी नेशनल है, इतना कमज़ोर नहीं था भारत, ना इतना है ना रहेगा। दुनिया का इकलौता देश है भारत। आप चाहे इसे एक्सपेरिमेंट मान लो, जो मान लो, दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अलग तरह के धर्म, भाषा, तहजीब, जुबान, आवाज़, अंदाज, त्यौहार, संस्कृति और अलग अलग वर्ग के लोग पाए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले हजारों साल से जो है इस समरसता को, इस सहिष्णुता रिश्ते को जो है कायम करते हुए हिंदुस्तान लगातार चलता रहा है। दुनिया भर के देशों में जब दूसरे धर्म के लोग पहुँचे तो उन्होंने अपना प्रकोप जमाया। इस्लाम ने तो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया खा लिया, पूरा मिडल ईस्ट निपट गया, वो निपटा दिया उसने पूरा का पूरा, चारों तरफ इस्लाम फैला दिया। लेकिन हिंदुस्तान में आने के बाद यहाँ के धर्म को ख़त्म नहीं कर पाया वो।
ईसाई ने पूरा का पूरा जो है आपका यूरोप और उसके बाद नॉर्दर्न एंड साउदर्न अमेरिका पूरा का पूरा जो है रंग दिया इन्होंने। ऑस्ट्रेलिया से लेकर और आपका जो है पूरा पैसिफिक के जितने भी आइलैंड्स रंग दिए इन्होंने अपने धर्म से, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर पैर नहीं जमा पाया। भारत की संस्कृति के अंदर आकर, क्योंकि इस देश की धरती की जो मिट्टी है ना, वो नफरत के जो बीज होते हैं ना उसको बोने ही नहीं देती, वो उगल कर बाहर फेंक देती है उसे। तो हमारा मकसद जो है वो हक की आवाज़ को उठाने वालों का समर्थन करना है, ना कि उनका दमन करना है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल ना हो, हम तैयार हैं। डिफेंस ऑफ इंडिया मतलब आई विल से प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है लाने के लिए तैयार है, लेकिन कभी भविष्य में होने वाले किसी क्राइम को रोकने के लिए, कोई मेंस या कोई गिल्टी माइंड है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को रोकने के लिए, इसलिए पहले 1 महीने और फिर मैक्स टू 3 महीने ये लाया गया। और इसके तहत जो है भारत में प्रिवेंटिव डिटेंशन को जो है जगह दी गई आपके आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और साथ में इसके लिए एक अलग से कानून बनाया गया जिसको कहते हैं PDA एक्ट 1950, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950।